नमस्कार, न्यूज 18 नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी पाकिस्तान की एक और साजिश की, जो उसने करतारपुर कॉरिडोर के मौके पर की है। करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े एक वीडियो में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकी को भी शामिल किया। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केस पर सख्त रुख अख्तियार किया। और बात होगी महाराष्ट्र में चल रहे सरकार के सस्पेंस पर। कल का दिन सरकार के लिए काफी अहम, लेकिन पहले अब तक की बड़ी खबरें प्राइम 25 में फटाफट अंदाज में। रियल एस्टेट सेक्टर को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस सेक्टर को 10,000 करोड़ के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक स्पेशल फंड बना रही है, जिसमें सरकार 10,000 करोड़ का योगदान देगी। इस फंड के जरिए एक अकाउंट में पैसे डालकर अपूर्ण प्रोजेक्ट को लाभ दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शुरुआत में यह अकाउंट एसबीआई के पास होगा। सीतारमण ने कहा कि रेरा में जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं, उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत सहयोग दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कल का दिन अहम है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कल अपने विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे। तो बीजेपी ने कल राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने फिर दावा किया है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार ही बनेगी। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साफ कर दिया कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी शिवसेना की है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है और हम बाद में विकल्प पर विचार कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन सरकारों को कोई परवाह नहीं है। ऐसे में उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक न लग पाने पर भी सख्त नाराजगी दिखाई और किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए के हिसाब से आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक सप्ताह में फिर सुनवाई करेगी। दिल्ली की 30 हजारी कांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और पुलिस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर के आदेश की समीक्षा की मांग वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें साकेत कोर्ट की घटना के संबंध में वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 नवंबर के फैसले में बनाई गई कमेटी ही मामले की जांच जारी करेगी। 30 हजारी कोर्ट की घटना को लेकर दिल्ली में आज भी वकीलों की हड़ताल रही। वकीलों ने जिला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और कामकाज को बाधित किया। आज दिल्ली की 5 में से किसी भी जिला अदालत में कामकाज नहीं हो पाया। दिल्ली में वकील पुलिस की लड़ाई राजस्थान तक पहुंची। अलवर कोर्ट में पुलिस जवान को वकीलों ने पीटा है। घटना में पुलिस कर्मियों में रोष है और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। करतारपुर कॉरिडोर पर जारी वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंक का राग गाया है और इस वीडियो में खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले समेत 3 आतंकियों को दिखाया गया है, जिसका पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे और 12 नवंबर को पड़ने वाले गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के मौके पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। पंचकुला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को आज कोर्ट से जमानत मिल गई। हनीप्रीत अंबाला के सेंट्रल जेल में बंद थी। हनीप्रीत के ऊपर देशद्रोह का आरोप हटने के बाद पंचकुला कोर्ट ने उसे जमानत मिली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अयोध्या और आसपास के शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के साथ ही केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अयोध्या पर फैसले से मुस्लिमों के सबसे धार्मिक संगठनों में से एक जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें मान्य होगा। यूपी में बिजली विभाग के पीएफ घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर्मचारियों के पैसों को घोटाले के भेंट चढ़ा दिया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के पुनर्गठन के बाद 3 कांग्रेस नेताओं को इससे बाहर कर दिया गया है, जबकि गीतकार प्रसून जोशी और पत्रकार रजत शर्मा को जगह मिली है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम सोसाइटी से कांग्रेस नेताओं को बाहर करने की सरकार के फैसले की पार्टी ने आलोचना की। कांग्रेस के 3 नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह अब तक इसके सदस्य थे, जिन्हें अब समिति से हटा दिया गया।
वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरकार ऐसे कदमों से नेहरू की विरासत को नहीं मिटा सकती। गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य सरकार के 3 अहम फैसलों को बदलने की तैयारी कर रही है। सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल ने पुरानी सरकार के 3 फैसलों को पलटने के संकेत दिए। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्याज की आपूर्ति में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन देश में प्याज की कोई कमी नहीं है। पासवान ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सब्जियों के बढ़ते दामों से आम जनता को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। दिल्ली में प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 2 दिन पहले प्याज का थोक भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। खुदरा में लोग 100 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहे हैं। पुष्कर मेले का आज तीसरा दिन है। यहाँ आज देसी विदेशी खिलाड़ियों के बीच कबड्डी मैच हुआ। इसके अलावा यहाँ आए सैलानियों ने घोड़ा डांस का जमकर लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। इस दौरान बर्फ में पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। और चलिए अब बात केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले की। जी हां, रियल एस्टेट में अटके पड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने हाउसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इसमें LIC हाउसिंग और SBI की ओर से पैसे डाले जाएंगे। उन्होंने कहा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नेचर में चलेगा। सरकार के 10,000 करोड़ शुरुआत में हम डाल रहे हैं, 10,000 करोड़, और SBI और LIC भी उनके पैसे इसमें डालेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव फंड। उसका बातचीत हम SBI और LIC के साथ भी कर चुके हैं, RBI के साथ भी कर चुके हैं, क्योंकि बैंक इसमें पैसा डाल रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे शुरुआत में LIC और SBI और सरकार तीनों को कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ तक शुरुआत में हम डाल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25,000 करोड़ के साथ ही हम चलेंगे। इसमें सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स जो हमसे बात कर रहे हैं उनके पैसा भी जोड़ते जाएंगे जाते जाते। पाकिस्तान आतंक से अपना रिश्ता किसी भी कीमत पर खत्म करने को तैयार नहीं है, चाहे मामला धर्म का ही क्यों ना हो। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से ठीक पहले पाकिस्तान ने ऐसी ही एक साजिश की है। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले समेत कई और आतंकियों की तस्वीर शामिल है। इस पोस्टर में भिंडरावाले तो हैं ही, उसके साथ मेजर शहबेज सिंह और अमरीक सिंह खालसा भी नजर आ रहा है और पोस्टर में खालिस्तान समर्थित नारे भी लिखे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले जारी इस वीडियो पर पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे पाकिस्तान का छिपा एजेंडा बताया है। ये वही बातें हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है। साथ ही CM अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है। तो आया है उस वीडियो में जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि वीडियो में दिखाए गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले, मेजर शहबेज सिंह और अमरीक सिंह खालसा को जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मार गिराया गया था। तीनों ही खालिस्तान समर्थक आतंकी थे। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं, उससे पहले जारी इस वीडियो से पाकिस्तान का नापाक चेहरा फिर से उजागर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पराली से हो रहे दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ संबंधित राज्यों को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने का आदेश भी दिया।
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को जमकर फटकार लगाई और इसको लेकर कई सख्त टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप देश को 100 साल पीछे जाने दे सकते हैं? क्या आप लोगों को प्रदूषण की वजह से इसी तरह मरने देंगे? सरकारी मशीनरी पराली जलाए जाने को रोक क्यों नहीं सकती? हमें इसके लिए सरकार को जवाबदेह बनाना होगा। कोर्ट ने बेहद कठोर शब्दों में संबंधित राज्यों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि हम कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को भूल गए हैं। लोग कैंसर और अस्थमा से मर रहे हैं, लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आपके पास फंड है, और अगर नहीं है तो प्लीज हमें बताइए, हम आपको पराली जलने की समस्या से निपटने के लिए फंड मुहैया कराएंगे। सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों को फटकार तो लगाई ही, साथ ही कोर्ट ने किसानों को पराली के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मदद देने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 7 दिनों के भीतर ये सहायता किसानों को देने को कहा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों पर पहले भी सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन पराली की समस्या से निपटने के लिए अब कोर्ट ने किसानों को वित्तीय सहायता के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात भीलवाड़ा की, जहां बीच सड़क एक कार धूं-धूं कर जली। घटना भीलवाड़ा के अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग निवासी पर रायला ओवरब्रिज के पास की है, जहां एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। आग लगने के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सेफ्टी फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग के कारण कार का पूरा इंजन जलकर खाक हो गया। नौ नवंबर आने में अब महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र में आखिर किस फॉर्मूले पर बनेगी सरकार। सरकार हम बनाने जा रहे हैं और कुछ बातों की मिठास ये कायम रखनी है। तो जब सरकार बनेगी उस दिन आपको सारा विश्लेषण मिल जाएगा। अगर वो नहीं बना सकते तो कैसी न कैसी सरकार बनेगी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, सरकार बनेगी। दोनों तरफ का दावा है कि बनेगी सरकार, लेकिन कैसे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। नई सरकार के गठन का वक्त खत्म होने में अब चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। थमेगा बीजेपी शिवसेना का तकरार, एनसीपी कांग्रेस से मिलकर सरकार। ये सवाल यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह है महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल, जो बुधवार को अचानक तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की, तो वहीं पिछली सरकार में बीजेपी के मंत्री रहे नेताओं की भी शिवसेना की तरफ से मंत्री रहे नेताओं के साथ बैठक हुई। इसके अलावा खबर है कि बीजेपी के नेता गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चिंता का माहौल है, तो सभी पार्टी के नेता राज्यपाल से जरूर मार्गदर्शन लेंगे और मैं मानता हूँ उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर बीजेपी के बड़े नेता कल जाकर राज्यपाल साहब से मिलते और बहुमत का आंकड़ा देते हैं 145, तो हमें बहुत खुशी हो। तो महायुति की ही बनेगी। कोई कितना भी सोच ले, कोई कितना भी चिंता करे, सरकार सिर्फ महायुति की बनेगी। एक बार फिर वही सवाल है, आखिर सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि शिवसेना की जिद बरकरार है और फिलहाल जो उसके तेवर दिख रहे हैं वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। चुनाव से पहले जब गठबंधन की चर्चा हो रही थी तब यही हुआ था ना। उस वक्त जो बात तय हुई थी, उस वक्त जिस पर सहमति हुई थी, यही प्रस्ताव है। क्या शिवसेना किसी दूसरे फॉर्मूले पर काम कर रही है? खबरों की माने तो बुधवार सुबह शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनने के कयास तेज थे और बताया जा रहा था कि कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी, लेकिन इसके लिए शिवसेना को गठबंधन से बाहर आना होगा। शिवसेना बहुत डिस्टर्ब्ड है और उनमें आपस में काफ़ी तनाव निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक शिवसेना इस गठबंधन से बाहर नहीं निकलती है, तब तक ये जो राजनीतिक
जो प्रसंग निर्माण हुआ है, इसमें कोई अल्टीमेट फैसला नहीं हो सकता। वहीं एनसीपी ने एक बार फिर विपक्ष में बैठने की बात दोहराई। पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना के 170 विधायक के समर्थन के दावे पर सवाल भी उठाया। अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम किसी का इंतजार नहीं करते। कांग्रेस और एनसीपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत के लिए गुरुवार और शुक्रवार बेहद अहम है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने साफ किया है कि अगर उनके पास बहुमत के आंकड़े नहीं होंगे तो वो सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी। मतलब अब गुरुवार को ही तय होगा कि एनडीए सरकार बनाएगी या फिर नए गठबंधन की सरकार बनेगी। तब तक सियासी सस्पेंस और सरगर्मी ऐसे ही बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में आजकल दंगल चल रहा है, जो दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच शनिवार से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इंसाफ के नाम पर मंगलवार को पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके जवाब में बुधवार को वकील प्रदर्शनकारी बन गए। इंसाफ के नाम पर फुल नौटंकी। दिल्ली पुलिस को चाहिए सुरक्षा, दिल्ली के वकीलों को चाहिए इंसाफ। इंसाफ नहीं, अहम की लड़ाई। शनिवार से शुरू हुआ ये संग्राम अब तक बदस्तूर जारी है और कब तक रहेगा ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की नहीं बल्कि अहम की हो गई है। हमारी हड़ताल तभी खत्म होगी जब उसको कंप्लीट गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल गलती उसकी और इमेज हमारा खराब किया जा रहा है, इसके साथ बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। केवल यही रहा कि वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तो सर पूरा देश परेशान है, यहाँ पे एक्सपोज हुआ है सिस्टम, और हमारा ये कहना है कि पुलिस रिफॉर्म जो है लागू किया जाए। 70 साल हो चुके हैं, ब्रिटिश हुकूमत वाली पुलिस नहीं चलेगी। क्या है ना कि उनको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य समझने होंगे। पुलिस वालों को अहम है कि वो बड़े हैं, वो ताकतवर हैं, इसलिए कानून उनके मुताबिक होना चाहिए। तो वकीलों को अहम है कि वो कानून के जानकार हैं, इसलिए कानून उनके मुताबिक होना चाहिए। जरा सोचिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।